हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉफ़ी। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉफ़ी का पेय पदार्थ में जो फसल है कहवा। हमने कहवा के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली थी। कॉफ़ी के बारे में इसमें हमने देखा कि ये जो फसल है चाय के बाद में दूसरी प्रमुख फसल है। हमने ये भी देखा कि ये जो पौधा है यह पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ से इसका मूल स्थान माना जाता है। वहाँ से ये 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया यूरोप में। वहीं से पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचलन बढ़ गया, इसका प्रचार प्रसार हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो पौधा है इसकी ऊंचाई वनों के अंदर जंगल है वहाँ पे 10 मीटर तक हो सकती है, लेकिन इसको यहाँ अगर हम बात करें बागानों में तो वहाँ पर इसकी जो पौध से इस पौधे को तैयार करते हैं तो इसकी ऊंचाई 2 से 4 मीटर रखते हैं। कारण क्या है कि ज़मीन से ही श्रमिक इससे इसके फलों को तोड़ सकें, जिसके कारण इसकी ऊंचाई कम रखते हैं। इसको तेज़ धूप से बचाते हैं, जिसके लिए ये छायादार जो वृक्ष होते हैं, जो चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं जैसे केले के वृक्ष हैं, वो लगाते हैं, जिसके कारण उन धूप से उस पौधे को बचाया जा सके। इस प्रकार की हमने बात की। फिर हमने इसकी किस्में देखी, जिसके अंदर इसकी 3 प्रमुख किस्म है। एक तो अरेबिका किस्म है इसकी, एक रोबस्टा और एक लिबेरिका। दोनों अरेबिका और रोबस्टा जो किस्म है उनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं, ऊंची होती हैं, जबकि छोटी झाड़ी वाला कॉफ़ी का जो किस्म है वो लिबेरिका किस्म है। यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो कॉफ़ी मानी जाती है वो रोबस्टा प्रकार की या अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी मानी जाती है। हम यहाँ पे बात करें तो इसकी भौगोलिक दशाओं में हमने चर्चा कर ली थी, जिसके अंदर हमने इसके तापमान को देखा। औसत रूप में इसके तापमान को देखा तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हमने की। न्यूनतम जो तापमान है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था। 17 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान होता है वो कॉफ़ी के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होता। और अधिकतम हमने तापमान देखा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड देखा। औसत रूप में हम बात करें तो 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ पर इस पौधे में फसल है इसकी वो फल देना कम कर देती है। तो औसत रूप में 21-22 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके पास में ही उपयुक्त तापमान होता है इसके लिए। और तेज़ धूप से इसको बचाना ज़रूरी होता है। इस पौधे में, कॉफ़ी के पौधे में हम बात करें तो पाला रहित होना चाहिए, यानी पाला इस कॉफ़ी के वृक्ष के लिए हानिकारक है। यहाँ पे हमने वर्षा की चर्चा की तो वर्षा के अंदर हमने 120 सेंटीमीटर से 225 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की हमने औसत रूप में बात की। लेकिन जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वहाँ पर भी कॉफ़ी के वृक्ष लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में उस पानी के निकास के लिए उपयुक्त यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए या ढाल ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे पानी रुक नहीं सके। वर्षा तेज़ हो सकती है लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो इसकी जड़ों को गला देगा। तो यहाँ पे पानी का प्रवाह यानी निकास होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने बात की जहाँ वर्षा नहीं होती है और वहाँ की जलवायु उपयुक्त है कृषि के लिए, यानी कव्वे की जो कृषि है उसके लिए उपयुक्त है, तो वहाँ पर सिंचाई के द्वारा भी हम कव्वे की कृषि ले सकते हैं। ठीक है। हमने इसके बाद में मिट्टी की चर्चा की थी कि इस प्रकार की मिट्टी में जो गहरी मिट्टी है, उपजाऊपन जो लिए हुए मिट्टी होती है, उस मिट्टी में लोहांश और वनस्पति के जो अंश होते हैं वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जंगलों को साफ करके जो प्राप्त की जाने वाली जो मिट्टी है या लावायुक्त जो मिट्टी होती है वो भी इस कव्वे के पौधे के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जैसी कृषि होती है। ऐसी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो यहाँ ब्राज़ील में देख सकते हैं, कोलंबिया में देख सकते हैं, आइवरी कोस्ट में देख सकते हैं, मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, जावा है। इन क्षेत्रों में हम इस लावायुक्त मिट्टी को हम देख सकते हैं, जहाँ पे ज्वालामुखियों के द्वारा निर्मित जो मिट्टी, लावायुक्त मिट्टी, गहरी मिट्टी जो मानी जाती है, उसकी चर्चा हम करते हैं। उसके बाद में हमने भौगोलिक दशाओं में एक और बात की थी, सस्ते श्रमिकों की चर्चा की थी। सस्ते श्रमिकों की हमने बात इसलिए की क्योंकि ये जो एक कव्वे का जो पौधा है इसमें साल में 3-4 बार इसके जो फल होते हैं उनकी चुनाई की जाती है, यानी उनको तोड़ा जाता है। तो उसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मशीनों से ये कार्य नहीं किया जा सकता।
तो और इसके जो पौधा है इसकी बुआई से लेके निराई गुड़ाई और इसके पूरा काम जो फसल कटाई तक का काम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो श्रमिक काम करते हैं उसके लिए वहाँ पर उस सस्ते श्रमिकों की इनको आवश्यकता होती है। और इस पौधे में एक रोग लग जाता है, उस रोग में नाम है यहाँ पे काफ़ी बीटिल नाम का एक कीड़ा होता है, वो यहाँ इसके लगने से इस पौधे को अंदर से खोखला बना देता है। तो इस कीड़े से बचाने के लिए यानी इस रोग से इस फसल को बचाने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो वो जो छिड़काव किया जाता है उसके लिए भी हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी भौगोलिक दशाओं में हमने 4 बातें की थी, तापमान की, वर्षा की, मिट्टी और सस्ते श्रमिकों की हमने चर्चाएं की। इसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए अब बात करते हैं इसके कौवे के उत्पादक जो देश हैं उनके बारे में, यानी इसका उत्पादन कैसे होता है। उससे पहले हम उत्पादन की चर्चा करें तो पहले हम इसको एक बार एक दृष्टि में देख लें कि विश्व के जो संदर्भ में हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में ये जो कॉफ़ी का जो वृक्ष है या कॉफ़ी की जो फसल है किस प्रकार के बागानों में होती है, यानी विश्व में कौन कौन से देशों में ये हो सकती है। तो इसको एक बार हम एक दृष्टि में ऐसे देख लेते हैं कि विश्व के मानचित्र में ये जो क्षेत्र है उष्ण और उपोष्ण वाले, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये कॉफ़ी के वृक्ष लगाए जाते हैं, कॉफ़ी के बागान स्थित किए जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, इसको आप भी नोटबुक में नोट कर लेना। यहाँ पे देखो जो उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंध होता है उन प्रकार के जो प्रदेश होते हैं उन देशों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के जो बागान हैं वो स्थित होते हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं यहाँ पूर्वी अफ्रीका वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र में कॉफ़ी के बागान है और मूल निवास भी इस पूर्वी अफ्रीका को ही माना जाता है। मूल निवास का पौधा यानी कि इसी जगह से ही इसको विकसित माना जाता है। यहाँ पर ये जो आइवरी कोस्ट वाला, कांगो, अंगोला वाले ये देश जो होते हैं इन देशों में भी ये कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका के अंदर बात करें तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं। यहाँ पे कोलंबिया जैसे देश है, मध्य अमेरिका वाले इस देशों में भी यहाँ पे कॉफ़ी के बागान हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। और बात करें तो इस क्षेत्र में भारत के जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भागों में भी हम कॉफ़ी के बागान देख सकते हैं यहाँ पर। और इस दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है इस एशिया वाले इस क्षेत्र में भी हम कॉफ़ी के बागान देख सकते हैं। तो विश्व के ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर हम कॉफ़ी के बागानों को देखेंगे और इन देशों की हमने चर्चा करनी है। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा इस दक्षिण अमेरिका वाले जो क्षेत्र है इसके अंदर भी यहाँ पे इस क्षेत्र में कॉफ़ी के बागान है। यहाँ पर बात करें तो इन देशों में सबसे प्रमुख देश हम माने तो ब्राज़ील जो देश है, ब्राज़ील है, कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका का ही है, ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका का ही है देश है। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह, इनको एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, आप भी इसको नोट कर लेना क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्पादक देश। कौवा के उत्पादक देश, इसके अंदर हम बात करेंगे तो उत्पादक देशों में हम ब्राज़ील की बात करते हैं, हम कोलंबिया की बात करते हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में ही है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, हम पश्चिमी द्वीप समूह जिसके अंदर प्रमुख द्वीप हैं, इसके अंदर जमैका, हाइटी, क्यूबा, ठीक है। हम इसके अंदर जो पश्चिमी द्वीप समूह है इसके बाद में हम इंडोनेशिया की बात कर सकते हैं। इंडोनेशिया के अंदर भी द्वीप समूह है,
जिसमें जावा प्रकार के द्वीप हैं, जावा आदि कर लो, इसमें सुमात्रा वगैरह, बोर्नियो वगैरह, उनमें भी कॉफ़ी की जाती है। इसके अंदर और बात करें तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला, इक्वेडोर है, मैक्सिको है, मैक्सिको। ये जो देश हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से जो उष्ण और उपोष्ण प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं इनके अंदर हम बात करेंगे इसकी। और अगर बात करें इसके अंदर कांगो है, अंगोला, ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला, इथियोपिया है, दक्षिण भारत है, श्रीलंका है, वियतनाम है। ये देश वो देश है जहाँ पर हम इनकी बात करेंगे। यहाँ जो ये देश है ये विश्व के उष्ण और उपोष्ण, हम कटिबंधों की बात करते हैं। 3 प्रकार के कटिबंध पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंध, एक करते हैं शीतोष्ण, एक पढ़ते हैं शीत कटिबंध। तो उष्ण और शीतोष्ण के बीच वाला जो संक्रमण ट्रांजिशन जोन जो है उसके हम बात करें तो वहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो ये देश जो हैं ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका के। यहाँ पर ये जो देश होता है इसको हम बात करते हैं ब्राज़ील। और यहाँ पर कोलंबिया जो देश है वो भी इसी का एक देश है, ठीक है। इस देश के अंदर हम बात करें पश्चिमी द्वीप समूह है। देखिए यहाँ पर हम जब देशांतर पढ़ते हैं तो देशांतर यहाँ पे ग्रीनविच रेखा पढ़ते हैं। इस ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री ऐसे घूम करके आएंगे तो यहाँ तक आता है। यहाँ 180 डिग्री जो रेखा है, ठीक है। हम ग्लोब के चारों तरफ देखते हैं, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के चारों तरफ हम देखेंगे तो 180 डिग्री ही पूर्व में, 180 डिग्री ही पश्चिम में। तो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा इस ग्रीनविच को माना जाता है, जो यमुनोत्तर रेखा मानते हैं, इसको मध्याह्न रेखा मानते हैं। इसके पश्चिम में जितने भी द्वीप समूह हैं इनको पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, और जो पूर्व में है उसको पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। तो द्वीपीय समूह जो एक साथ में है वो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्वीप समूह है इनकी हम चर्चा करते हैं पश्चिमी द्वीप समूह के रूप में, क्योंकि ये पश्चिमी भाग है। इन द्वीपों में हमने 3 द्वीपों की बात की, एक तो जमैका की, एक हाइटी की, एक क्यूबा की। ये जो प्रमुख देश जो द्वीप मानते हैं पश्चिमी द्वीप समूह के। पूर्वी द्वीप समूह में जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं इनको पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं, जिसके अंदर जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, यानी इस प्रकार के द्वीपों की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी के बागान स्थापित किए गए हैं। यहाँ इंडोनेशिया के अंदर जावा की बात की हमने। वेनेजुएला यहाँ का एक प्रमुख देश है दक्षिण अमेरिका का, वेनेजुएला है। इक्वेडोर भी यहाँ पर ही है, कोलंबिया के पास में है। मैक्सिको, यहाँ पर ये देश मध्य अमेरिका का जो देश है, यहाँ पे इसको हम मैक्सिको देश बोलते हैं। कांगो, अंगोला देश है, ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पर है, ठीक है। और ग्वाटेमाला जो मध्य अमेरिका है इसका ही एक देश है, मध्य अमेरिका के अंदर एक देश है ग्वाटेमाला। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी भारत की बात कर सकते हैं, जो कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों के अंदर, कर्नाटक के अंदर यहाँ पे कॉफ़ी के बागान लगाए गए हैं। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका यहाँ पर भारत के दक्षिणी भाग में इस क्षेत्र में श्रीलंका है। ये डायमंड की आकृति में यहाँ पे लटका हुआ एक द्वीप है, इसको हम श्रीलंका बोलते हैं। वियतनाम की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो ये क्षेत्र है इसके अंदर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और वियतनाम यहाँ पर एक देश है, ठीक है। इन देशों की हम चर्चाएं करते हैं। मुख्य उत्पादक देशों के अंदर इन देशों की हम बात करते हैं। इनके अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न करता है कॉफ़ी का, वो सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील करता है, ठीक है। ब्राज़ील की बात करते हैं, सबसे उत्तम श्रेणी की कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका सबसे ज़्यादा भी दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील करता है। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये विश्व की 50% कॉफ़ी का उत्पादन करता है।
यानी विश्व का कितना उत्पादन करता है? 50%। कौन करता है? दक्षिण अमेरिका करता है। और मध्य अमेरिका की बात करें तो मध्य अमेरिका के अंदर विश्व की 15% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। विश्व की 15% उत्पादन कौन करता है? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका। और ये करता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। तो आप देख सकते हो विश्व की 65% तो यहीं पे उत्पन्न की जाती है। कहाँ पर? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। मध्य और दक्षिण को यहाँ पे लैटिन अमेरिका बोलते हैं। यहाँ पर आपके सामने नाम आए लैटिन अमेरिका का, अगर लैटिन आए तो लैटिन के अंदर दोनों आ जाएंगे, दक्षिण अमेरिका भी आ जाएगा और मध्य अमेरिका भी आ जाएगा। तो दोनों नाम लैटिन अमेरिका के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो शेष जो कॉफ़ी के जो उत्पादन होता है वो अफ्रीकी जो देश है, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, यानी इस दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में, और जो अफ्रीका जो देश है उसके अंदर, महाद्वीप है अफ्रीका, उसके अंदर भी यहाँ पे कॉफ़ी के उत्पादन किया जाता है, जो कि विश्व का 35% कुल का। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन प्रदेशों में यहाँ पे जो उत्पादन होता है 2015 के अकॉर्डिंग एक सूची तैयार की गई थी, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन सा देश कितना उत्पादन करता है। उस देश के हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इस सूची की, देखिए यहाँ पे हम सूची लिख रहे हैं विश्व के प्रमुख कहवा उत्पादक देश, और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2015 के। इसका जो उत्पादन है, उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में है। किस में है? 1000 मीट्रिक टन में। ठीक है। इसको हम एक तरफ लिखते हैं यहाँ पे देश, एक जगह लिखेंगे हम उत्पादन, और एक जगह लिखेंगे हम विश्व का प्रतिशत। विश्व का प्रतिशत। ये इंडेक्स आपको देखनी ही नहीं है, इसको आप लिख करके अपनी नोटबुक में, और इसको याद भी करोगे। जब इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर सबसे प्रभावशाली जो इसमें आपको दिखाना होता है वो इंडेक्स ही दिखानी होती है। विश्व के मानचित्र में इसके क्षेत्रों को दर्शा दो या इसकी इंडेक्स को आप दिखा दो तो सबसे प्रभावशाली क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे देश के रूप में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की। कौन सा देश है? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है विश्व में उत्पादन करता है 2592 हज़ार मीट्रिक टन, 2592 हज़ार मीट्रिक टन, क्योंकि उत्पादन किस में है अपना? 1000 मीट्रिक टन में है। विश्व का अगर प्रतिशत की बात करें तो 28.5% ये विश्व के कुल उत्पादन का रखता है। यानी अगर विश्व के उत्पादन को 100% मान लिया जाए तो उसमें से लगभग यहाँ 29% या 28.5% उत्पादन जो होता है वो दक्षिण अमेरिका का जो देश ब्राज़ील है वो करता है। यहाँ पे जो दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश जो है वियतनाम। वियतनाम जो देश है, ठीक है, वियतनाम की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो देश है, यहाँ इंडोनेशिया के ऊपर जो देश बने हुए हैं लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वहाँ की हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो वियतनाम विश्व का जो उत्पादन करता है वो 1650 हज़ार मीट्रिक टन करता है, और विश्व के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 18.1% विश्व का उत्पादन होता है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख देश है यहाँ पे कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का देश है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया 810 हज़ार मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 8.9% रखता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें 4 नंबर पे कोलंबिया के बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की हम चर्चा करें तो इंडोनेशिया जो उत्पादन करता है विश्व का 660 हज़ार मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का कितना प्रतिशत रखता है?
7.3%। कितना रखता है? 7.3% ये विश्व का उत्पादन रखता है। इसके बाद में इंडोनेशिया के बाद में बात करें इथियोपिया। इथियोपिया की चर्चा करें। ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है इथियोपिया। ये 384,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो यहाँ पर अगर इसका उत्पादन देखें विश्व में प्रतिशत के रूप में तो इसका 4.2% विश्व के रूप में उत्पादन करता है। इसके बाद में हंडुरास जो देश है इसके अंदर जो उत्पादन होता है 348,000 मीट्रिक टन होता है, जो विश्व का प्रतिशत रखता है 3.8। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत देश की। भारत 340,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का 3.7% विश्व का अपने अंशदान रखता है उत्पादन में। यहाँ पे भारत के बाद में अगर बात करें तो युगांडा जो देश है, युगांडा देश कहाँ पर है? युगांडा अफ्रीका का एक देश है, मध्य अफ्रीका। यहाँ पर एक अफ्रीका का जो देश है युगांडा, इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर युगांडा का जो उत्पादन होता है विश्व में वो 288,000 मीट्रिक टन होता है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो युगांडा का जो प्रतिशत है वो 3.2% है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगले जो देश हैं युगांडा के बाद में बात करते हैं हम मेक्सिको की। मेक्सिको मध्य अमेरिका का एक देश है, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर भी गिना जाता है राजनीतिक दृष्टि से। यहाँ पे हम बात करें तो अगला जो देश है 9 नंबर पे मेक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको का जो उत्पादन होता है, यहाँ पर उत्पादन की बात करें मैक्सिको की तो 234,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का कितना प्रतिशत करता है? 2.6%। ठीक है, मैक्सिको के बाद में बात करें ग्वाटेमाला की। ग्वाटेमाला जो देश है ये मध्य अमेरिका का देश है ग्वाटेमाला। इसके अंदर जो विश्व का उत्पादन होता है वो होता है 204,000 मीट्रिक टन, जो विश्व के प्रतिशत में अपना अंश रखता है 2.2%। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पेरू की। पेरू जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का ही ये देश है, चिली के ऊपर जो देश बना हुआ है पेरू, वो विश्व का 192,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व के 2.1% अपना हिस्सा रखता है। फिर पेरू के बाद में अगर बात करें तो निकारागुआ जो देश है, निकारागुआ के अंदर जो उत्पादन होता है वो होता है 132,000 मीट्रिक टन, जो विश्व के प्रतिशत के रूप में देखें तो 1.4% अपना विश्व के अंशदान में हिस्सा रखता है। फिर निकारागुआ के बाद में बात करें तो चीन की बात करते हैं। चीन जो है विश्व में 117,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का 1.3% कॉफ़ी का उत्पादन करता है कुल विश्व में। यहाँ पर चीन के बाद में अगला जो देश है वो आइवरी कोस्ट है। ठीक है, आइवरी कोस्ट की अगर बात करें तो आइवरी कोस्ट वो जो है वो 108,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 1.2%। ऐसे ही हम इसकी कुल की बात कर लेते हैं। कुल यहाँ पे बात करें तो कुल उत्पादन 9,094 यानी 94,000 मीट्रिक टन। यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं जो विश्व के कुल 100% की हम बात करें। ठीक है, तो इस इंडेक्स को आप ध्यान में रखोगे। ये 2015 के अकॉर्डिंग जो डाटाज प्रस्तुत किए गए हैं भारत के द्वारा या विश्व के द्वारा, जहाँ पे हम कॉफ़ी के ये इंडेक्स के रूप में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है। यहाँ पर ये जो देश उत्पादन करते हैं इसके अंदर हम बात करेंगे प्रति हेक्टेयर के रूप में। तो यहाँ पे ऐसे उत्पादन जिसके पास उत्पादन तो ज़्यादा है, जैसे ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील के पास उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन इसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम है। यहाँ पे हम प्रति हेक्टेयर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि विश्व में जो प्रदेश हैं, जो विभिन्न प्रदेश की बात करते हैं विश्व के अंदर, वहाँ पे कव्य के जो प्रति हेक्टेयर जो प्रति एकड़ या हेक्टेयर की उपज की हम बात करें तो भिन्न प्रकार की है, यानी अलग अलग प्रकार की है। तो उसके अंदर क्यों है वो अलग अलग प्रकार की, उसका कारण क्या है? तो उनके जो मुख्य कारण हम माने तो एक तो हम जलवायु को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? जलवायु, क्योंकि कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त जो कारक माना जाता है वो जलवायु है।
जलवायु के अकॉर्डिंग ही वो निर्धारित होता है कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु में कॉफ़ी की पौधा है वो वृद्धि सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी भी इसको प्रभावित करती है, और जो बीज हैं, बीजों के जो प्रकार हैं वो भी इसकी उपज को प्रभावित करता है। बीजों के प्रकार आप देखते होंगे, आप घर पे जो नॉर्मल हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक तो हम साधारण जो घर में जो बीज होता है उसको ही बो देते हैं, तो उसकी जो उपज होती है वो कम होती है। एक हम शहर से खरीद के जो हाइब्रिड बीज लाते हैं उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो बीजों के प्रकार हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि कॉफ़ी कितने यहाँ पे उपज देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो कृषि है इसकी, उसकी प्रणाली किस प्रकार की है। तो इसकी कृषि प्रणाली है वो भी इसमें अपना हिस्सा रखती है प्रति एकड़ उपज में। और जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियां वो भी इसके अंदर अपना हिस्सा रखती है कि किस प्रकार का प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रमुख कारणों में जलवायु को ले सकते हैं, मिट्टी को ले सकते हैं, जो बीजों के प्रकार हैं उनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम कृषि की जो प्रणाली होती है वो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा भी हम सरकारी प्रोत्साहन जो होती है, जो भी नीतियाँ होती हैं सरकार के द्वारा, उनके भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इस फसल की हम बात करें तो इस फसल में बीमारियाँ बहुत लगती हैं। ठीक है, बीमारियां बहुत लगती है, जिसके कारण हम बात करते हैं जो ब्राज़ील में साओ पोलो एक क्षेत्र है, ब्राज़ील का नाम है साओ पोलो। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसमें एक क्षेत्र है साओ पोलो। इस जो प्रदेश है, इस साओ पोलो में उपज जो है, यहाँ विश्व की लगभग 25% उत्पादन जो होता है वो बीमारियों से नष्ट हो जाता है। जो इसका उत्पादन यहाँ पे ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि इस क्षेत्र में यहाँ पे अगर लगभग इस क्षेत्र के उत्पादन की बात करें तो उसका 25% भाग जो है वो बीमारियों से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम इंडोनेशिया की बात कर सकते हैं। इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत सी फसल है बीमारियों से नष्ट हो जाती है। बीमारियां कौन सी लगती है, इसके अंदर एक रोग लगता है, कॉफ़ी बीटिल नाम का एक कीड़ा होता है, वो लगता है और इस फसल को नष्ट कर देता है। इंडोनेशिया में बहुत सी फसल इससे यहाँ पे नष्ट हो जाती है। जो देश कहवा उत्पादन में अग्रणी होता है, जो भी देश हम बात करते हैं प्रति एकड़ के रूप में जो अग्रणी देश हैं, यहाँ पे जैसे ये ब्राज़ील की बात कर लो, ये अग्रणी देश है, उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है, विश्व के 28.5% है। लेकिन ये अग्रणी तो है, लेकिन उनमें प्रति हेक्टेयर उपज जो होती है वो कम होती है। तो हम अगर ब्राज़ील की बात करें तो इसकी प्रति हेक्टेयर उपज जो होगी वो 807 ही होगी। ये किलोग्राम में होती है। किस में होती है? किलोग्राम में होती है। तो ये जो उपज की बात करें तो ये ऐसे तो अग्रणी देश है विश्व के अंदर, लेकिन इसकी जो उपज होती है उसकी प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो उसके अंदर ये कम उपज देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने वाले जो देश हैं वो कारण है अफ्रीकी देश जो हैं, विश्व में जो उत्पादन ज़्यादा होता है, या इस अफ्रीका का जो ऊंचा स्थान है इस उत्पादन के अंदर, उसके अंदर कई रीजन होते हैं, जिसमें अफ्रीका विश्व में 21% यहाँ पे कौवा उत्पन्न करता है। दक्षिण अमेरिका की हम बात करें तो वेनेजुएला और कोलंबिया जो देश हैं यहाँ के, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और कोलंबिया देश जो है प्रति हेक्टेयर उपज जो होती है वो अधिक प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर उपज जो है उसकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, इसको भी एक बार हम दृष्टि में ले लेते हैं, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कौन से देश प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बात करें हम विश्व में कौवा का प्रति हेक्टेयर उपज, ये उपज जो होता है ये किलोग्राम में होता है। किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। समझ गए बात? यानी ये एक प्रति हेक्टेयर में कितने किलो हमें पैदावार होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं चीन की।
वैसे हम चीन की बात करें तो चीन में जो उत्पादन होता था वो विश्व में 117,000 मीट्रिक टन होता था, जो विश्व के कुल उत्पादन का 1.3% होता है। ये हमने चर्चा की। लेकिन ये जो चीन है इसका जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 2,807 किलोग्राम यहाँ पर इसकी उपज है। सबसे ज़्यादा उपज प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम जो देश है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसके अंदर जो उपज होती है वो 1832 किलोग्राम की होती है। इसके बाद में हम भारत की बात करते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है वो 927 होती है। कितनी होती है? 927। फिर हम ब्राज़ील की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है विश्व में 807 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करता है। इस ब्राज़ील के बाद में हम कोलंबिया की चर्चा करते हैं। कोलंबिया जो देश उत्पादन जो विश्व के प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करता है वो 668 किलोग्राम करता है। इसके बाद मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको की चर्चा करें तो मैक्सिको यहाँ पे 461 किलोग्राम यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करता है। तो ये देश हो गए चीन, वियतनाम, भारत, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको। इन देशों के अंदर प्रति हेक्टेयर उपज देखें तो यहाँ पर अगर वियतनाम की हम बात करेंगे तो वियतनाम भी यहाँ पर उत्पादन में कम है। भारत की हम चर्चा की थी कि 340,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का 3.7% अपना विश्व में उत्पादन में अंशदान रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी प्रति हेक्टेयर उपज देखें तो इसकी तीसरे नंबर पे है। चीन के बाद वियतनाम के बाद में भारत की। तो प्रति जो हेक्टेयर उपज होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी इसकी सामान्य जानकारी की उत्पादन देशों के रूप में। ठीक है। अब हम एक एक देश को लेंगे कि उसके अंदर जो उत्पादन होता है वो किन क्षेत्रों में होता है और कितना होता है उसकी तो हमने चर्चा कर ली है। लेकिन प्रमुख उत्पादक जो देश हैं, उत्पादक देश जिसके अंदर हम बात करते हैं एक नंबर पे ब्राज़ील। कौन सा देश बात करें? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का जो देश है, जो विश्व में उत्पादन 2592,000 मीट्रिक टन, जो विश्व के कुल अंशदान का कितना प्रतिशत रखता है? 28.5%, जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आप इसमें लिख सकते हो विश्व में प्रथम स्थान कहवा उत्पादन में यहाँ के बागानों को, यानी यहाँ कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसका। यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो विश्व का उत्पादन कितना करता है? 28.5% कुल विश्व के उत्पादन का। और अगर हम इसके प्रतिवर्ष के रूप में बात करें तो ये जो 28 पॉइंट है लगभग 1/4 है। कितना है? 1/4, यानी 25% 1/4 होता है, लेकिन ये लगभग है 28.5%। तो कहवा का ये उत्पादन 1/4 करता है कुल विश्व का प्रतिवर्ष। ठीक है। यहाँ इसके क्षेत्र की बात करें तो इस देश के जो साओ पोलो क्षेत्र है, एक मिनास गेराइस, इसके दो क्षेत्र हैं। एक तो कौन सा है? साओ पोलो क्षेत्र की हम चर्चाएं करें। साओ पोलो, मिनास गेराइस, और क्षेत्र यहाँ पे दक्षिण जो अमेरिका का ये देश है, इसमें एक पराना राज्य है। इस ब्राज़ील का ही एक क्षेत्र है, ब्राज़ील देश का राज्य है पराना। उसका जो उत्तरी भाग है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, रियो डी जनेरो यहाँ का जो तटवर्ती क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर याद रखना इस क्षेत्र को। यहाँ पर
ये ब्राज़ील है। इस ब्राज़ील के अंदर यहाँ पे एक राज्य है, एक राज्य का नाम है पराना। इस पराना राज्य में जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ का, इसके अंदर एक क्षेत्र है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, ठीक है। यहाँ पर हम जब इसके तटवर्ती जो क्षेत्र हमने नित्तल उचावच पढ़े थे, उसके अंदर हमने यहाँ पे इन कटकों की भी बात की थी। यहाँ पे दक्षिणी जो चैलेंजर कटक है, इस चैलेंजर का एक शाखा यहाँ पर इधर की ओर निकली हुई है, इस कटक की जो इस तटवर्ती क्षेत्र में उचावच है। इस कटक के जो एक शाखा निकली उसका नाम भी रियो डी जेनेरो है, वो इसी के कारण पड़ा हुआ है। यानी ब्राज़ील के जो पराना राज्य है उसका जो उत्तरी भाग है वहाँ पर इस तटवर्ती क्षेत्र है रियो डी जेनेरो इसके रूप में। तो यहाँ पर इसका एक क्षेत्र है, ये पराना राज्य के उत्तरी भाग में समुद्री तट पर रियो डी जेनेरो, इसके अंदर भी यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्षेत्रों की हम चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा एस्पिरिटो एक क्षेत्र है, यहाँ पे एस्पिरिटो क्षेत्र है, और एक राज्य है यहाँ का, उस राज्य का नाम है सांटो। इस सांटो राज्य में भी यहाँ कवा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इनके क्षेत्रों में हम बात करें, साओ paulo, मिनास गेराइस, पराना राज्य के उत्तरी भाग में रियो डी जेनेरो, एस्पिरिटो और सांटो, इन राज्यों के अंदर यहाँ पर हम बात करें तो कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उत्तर में जो बहिया राज्य है, इसका उत्तर में बहिया राज्य है, उसके दक्षिणी भाग में भी, और जो पश्चिम में गाओज क्षेत्र है या राज्य है पश्चिम में, इस ब्राज़ील के पश्चिम में है गाओज राज्य, उसके अंदर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अगर सर्वप्रमुख कॉफ़ी का उत्पादन माने क्षेत्रों के रूप में, तो साओ paulo जो क्षेत्र है वो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन सा है यहाँ का? ब्राज़ील का साओ paulo। हम क्षेत्रों की चर्चा करें ब्राज़ील के अंदर, साओ paulo, मिनास गेराइस, रियो डी जेनेरो, एस्पिरिटो, सांटो जो क्षेत्र है उत्तर में बहिया राज्य है उसका दक्षिणी भाग, और जो पश्चिम में गाओज राज्य है उसके रूप में हम बात करें तो कॉफ़ी उत्पादन होता है। और साओ paulo यहाँ का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है ब्राज़ील का, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी विशेषताएं माने तो यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यहाँ उत्तम जलवायु है पहली बात इसकी, और परिवहन के साधनों का यहाँ पे विकास है ब्राज़ील के अंदर। और हम चर्चा करें तो लावायुक्त गहरी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, कौन सी है? लावायुक्त, यानी ज्वालामुखी से निर्मित जो मिट्टियाँ होती हैं, जो अंदर का मैग्मा बाहर आता है तो हम उसको लावा कहते हैं, उससे जो महीन रूप चूर्ण रूप में हो जाएगी तो वहाँ पर इस प्रकार की लावायुक्त मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो इस भाग में दक्षिणी पूर्वी जो हवाएं हैं, दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं उनसे पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण यहाँ पर उपयुक्त प्रकार के कॉफ़ी के बागान स्थापित किए जा सकते हैं, यानी पर्याप्त यहाँ पे वर्षा हो जाती है। यानी हम पवनों की चर्चा करते हैं तो यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे पवनें चलती हैं। ये तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये 0 डिग्री रेखा है, तो यहाँ से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो अपने साथ नमी ला करके इन क्षेत्रों में, इस तटवर्ती भागों में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पे वर्षा करेंगी तो यहाँ पे इस पर्याप्त इसको वर्षा की मात्रा प्राप्त हो जाएगी कॉफ़ी के बागानों को, तो यहाँ पे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात हो गई ब्राज़ील की। ब्राज़ील के रूप में वापस रिपीट करें तो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। यहाँ उत्पादन 28.5% कुल विश्व का होता है, जो कि लगभग प्रतिवर्ष 1/4 उत्पादन करता है विश्व में। यहाँ क्षेत्र साओ paulo, मिनास गेराइस, रियो डी जेनेरो, एस्पिरिटो, सांटो, और उत्तर के अंदर हम बात करें तो बहिया राज्य, और पश्चिम में गाओज राज्य है। इसके अंदर यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन और प्रमुख क्षेत्र साओ paulo क्षेत्र है। विशेषता में हमने बात की, यहाँ पे विशेषता उत्तम जलवायु की है, परिवहन के साधनों का विकास है यहाँ पे,
और लावायुक्त जो गहरी उपजाऊ मिट्टी है उसकी चर्चा करते हैं। दक्षिणी पूर्वी हवाओं से यहाँ से वर्षा प्राप्ति इनको हो जाती है। तो ये ब्राज़ील की हमने चर्चा कर ली है। दूसरा जो देश है वियतनाम, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे। थैंक यू।